मणिपुर का सिचुएशन इज अ लॉट मोर देन मीट्स द आई, क्योंकि अगर आप इन प्रोटेस्ट के टाइमलाइन को स्टडी करोगे तो ये इतने जल्दी ट्रिगर हुए कि सिर्फ 1 या 2 दिन में ये प्रोटेस्ट एकदम से वायलेंट हो गए। ये पूरा मुद्दा अगर सिर्फ एक कम्युनिटी के एसटी स्टेटस मिलने का है, सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिल रहा है, किसी कम्युनिटी से छीना नहीं जा रहा है, अगर ये मुद्दा वाकई में सिर्फ इसी का है तो क्या इतने बड़े लेवल पे इतने महीनों तक राइट्स होने चाहिए थे? सिंपल है, ये सिर्फ एसटी स्टेटस का प्रॉब्लम हमें बताया जा रहा है, एक्चुअल रूट प्रॉब्लम इसका कुछ और ही है। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इस पूरे मणिपुर इशू पे निकल रहा है कि सब लोग इस इशू पे साइलेंट क्यों है, गवर्नमेंट साइलेंट क्यों है? सेंटर, स्टेट एंड डिफरेंट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने इस इशू पे एग्जैक्टली क्या मेजर्स लिए हैं, उन मेजर्स ने इस पूरे इशू को कैसे इन्फ्लुएंस किया है, और वो कौन से सोल्यूशंस है जो अब तक मणिपुर क्राइसिस में इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। इन सबको समझने के लिए हमें स्टार्ट करना होगा मणिपुर क्राइसिस के रूट कॉजेज से। एंड आपको मणिपुर वायलेंस के रूट कॉजेस को समझने के लिए पहले इस पूरे मुद्दे के 5 इंपॉर्टेंट डेट्स को समझना होगा। 20 फरवरी, इस दिन मणिपुर गवर्नमेंट ने अपने एविक्शन ड्राइव के जरिए मणिपुर के चुराचांदपुर खोपम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया के सोंगयांग विलेज के सारे बिल्डिंग्स और सेटलमेंट्स को डिमोलिश कर दिया, और ऐसा बताया गया कि ये डिमोलिशन रातों रात हुआ, जिसका कोई भी लीगल नोटिस इन सेटलमेंट्स को नहीं जारी किया गया। नाउ ये एक्चुअली काफी कम लोग जानते हैं, लेकिन 20 फरवरी का डेट इस प्रोटेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक कुकी मेजोरिटी विलेज था। इस सोंगयांग गांव में एक चर्च भी था जिसका भी डेमोलिशन करवाया गया था, जिससे ये पूरे मुद्दे में रिलीजियस एंगल आ गया। फिर आते हैं प्रोटेस्ट के मेजर स्पार्क पे। 20 अप्रैल, मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि मैती कम्युनिटी को भी अब शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए, एंड यही बात कुकी कम्युनिटी के लोगों को पसंद नहीं आई। कट टू 27 अप्रैल, मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह एक ओपन जिम के इनॉग्रेशन के लिए चुराचंदपुर जाने वाले थे, लेकिन इस प्रोग्राम के बस एक रात पहले चुराचंदपुर में राइट्स होना शुरू हो गए, जहाँ कुछ मॉबस्टर्स ने वो जिम जहाँ वो जाने वाले थे उसे और वहाँ के स्टेज को कम्प्लीटली जला दिया। कट टू 1 में, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर एटसम, जो कुकी डोमिनेटेड ग्रुप है, उन्होंने 3 मई को एक पीसफुल प्रोटेस्ट ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च करने का अनाउंसमेंट किया। एंड लास्टली 3 मई, ये पूरा सिचुएशन मणिपुर का इतना ज्यादा वायलेंट हो गया कि बस एक ही दिन में 16 में से 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ा। अगर बात सिर्फ एसटी स्टेटस की होती तो अगेन ये पूरा इशू इतना जल्दी नहीं भड़कता। ये इतना मेजर प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है कुछ ऐसे फॉल्ट लाइन की वजह से जो आज से कई सालों पहले से इन कम्युनिटीज को रेडिकलाइज करके उन्हें आपस में ही बांट रहे हैं। लेकिन बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज ऑफ मणिपुर प्रोटेस्ट, आपको मणिपुर और उसके बॉर्डरिंग रीजन्स का डेमोग्राफी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट का ये मैप देखो तो मणिपुर के ऊपर नागालैंड है और वो मोस्टली नागा डोमिनेटेड है। फिर मणिपुर के नीचे स्टेट मिजोरम है और उसके राइट में म्यांमार का चिन रीजन पड़ता है। ये दोनों भी एरियाज कुकी ट्राइब डोमिनेटेड है, और बीच में पड़ता है मणिपुर, जिसका हिल्स अगेन कुकी डोमिनेटेड है, लेकिन उसका जो वैली एरिया है वो मैती डोमिनेटेड इम्फाल वैली रीजन है। एग्जैक्टली वही एरिया जो इन तीनों भी कम्युनिटीज के क्लैशेस का एक प्लेग्राउंड बन चुका है, क्योंकि मणिपुर काफी टाइम से बहुत सारे प्रॉब्लम से डील कर रहा है। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद पॉपी कल्टीवेशन। 17 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने करंट वायलेंस और पूरे इस मणिपुर इशू पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से सवाल किया था, तब उन्होंने हिली एरियाज में इलीगल इमिग्रेंट्स एंड इलिसिट पॉपी कल्टीवेशन पर जो उन्होंने क्रैकडाउन किया था, उसे एक मेजर रीजन बताया इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे। अब अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, म्यांमार के बॉर्डर से लगे सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असल में इनफेमस गोल्डन ट्रायंगल से बिल्कुल लगे हुए हैं। गोल्डन ट्रायंगल बेसिकली 9,50,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ वो एरिया है जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के माउंटेनियस रीजन्स को मिला के बनता है। ये एरिया पूरे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है। अब इस बात को जब हमने इंडिपेंडेंटली भी वेरीफाई किया तो रिसर्च गेट में पब्लिश एक रिसर्च आर्टिकल के अनुसार मणिपुर के मैप पर ये जो म्यांमार से लगकर 5 एरियाज हैं, उन एरियाज में इलिसिट पॉपी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। यही वजह है कि एनडीटीवी ने भी अपने रिपोर्ट में कोट किया था कि 2017 से लेकर 2023 में सिर्फ इन 5 to 6 इयर्स में ही मणिपुर के हिल्स में 15,400 एकर्स का लैंड पॉपी कल्टीवेटेड लैंड में शामिल हो चुका है। एंड इसीलिए मणिपुर में इलीगल ड्रग्स पाए जाने की खबरें
आए दिन सामने आती रहती है। इन मीडिया रिपोर्ट्स के अलावा मणिपुर के ये डीजीपी पी दोंगल जी ने भी जनवरी में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि पिछले 5 साल में ही करीब 238 किलोग्राम ऑफ हेरोइन सिर्फ मणिपुर में पकड़ा गया है, जिसकी बाय द वे इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है करीब 1785 crore rupees. Now, poppy cultivation being one of the major root causes of this issue is again linked to illegal immigration, जो again है इस पूरे इशू का सेकेंड रूट कॉज। अभी हाल ही में ही ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट ओनली जुलाई 22 और जुलाई 23 के बीच बॉर्डर फोर्सेस ने मणिपुर में करीब 718 इलीगल बर्मीज इमिग्रेंट्स को पकड़ा था। बर्मीज यानी कि ऑफ कोर्स प्रेजेंट डे म्यांमारीज इमिग्रेंट्स, जिनमें से भी कईयों के पास तो इंडिया के ऑफिशियल आधार कार्ड्स भी थे। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये म्यांमार के इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे पॉलिटिकल बॉर्डर्स में इतने अंदर तक कैसे पेनिट्रेट कर पाते हैं? रीजन है फ्री मूवमेंट रेजीम। एक्चुअली मणिपुर म्यांमार के साथ एक 400 किलोमीटर्स का ओपन बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें ऑफिशियली साइंड इंडिया म्यांमार फ्री मूवमेंट रेजीम की वजह से बॉर्डर पे रह रहे ट्राइब्स करीब 16 किलोमीटर्स तक दोनों भी कंट्रीज के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं फॉर 3 days एट अ टाइम विदाउट एनी वीजा रेस्ट्रिक्शंस। साल 1949 में ये अग्रीमेंट इंडिया और म्यांमार ने इसीलिए साइन किया था ताकि आज़ादी के बाद भी दोनों भी देशों के बॉर्डर्स पर बसने वाले जो ट्राइब्स थे, जो दोनों देशों के बीच बट गए थे, वो आपस में हार्मोनियसली एग्जिस्ट कर सके। बट अब इस छूट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें होम मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अनुसार एटलीस्ट 563 इंसर्जेंट्स इन्वॉल्व्ड है एंड एज अ रेपरकशन आज तक आए दिन इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े जाने के केसेस नॉर्थ ईस्ट से आते रहते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को करीब 14 म्यांमारीज इम्फाल एयरपोर्ट पे पकड़े गए थे, जिनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। वेरी सरप्राइजिंगली उसके जस्ट एक हफ्ता पहले मणिपुर के एक मेजर नागा लीडर अथवान अबोनमाई को करीब 20 अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने अबडक्ट करके मार डाला था, क्योंकि वो मेजरली वैली और हिल्स के बीच पीस फैलाने के लिए फेमस थे। अब एक्चुअली ना ये इलीगल इमिग्रेशन काफी पहले से ही चालू था, लेकिन 2021 में म्यांमार में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके बाद से नॉर्थ ईस्ट में इमिग्रेशन का नंबर एकदम से शूट अप हो गया। द मिलिट्री कू ऑफ म्यांमार गवर्नमेंट जो हुआ था 1 फरवरी 2021 को। बेसिकली म्यांमार में मिलिट्री डिक्टेटरशिप हमेशा से ही बहुत कॉमन रहा है, क्योंकि 1948 में आजाद होने के बाद उनकी कंट्री में 1962 से लेकर 2011 तक, अभी हाल ही तक, मिलिट्री ही रूल किया करती थी। एंड इसीलिए म्यांमार हमेशा से ही एक काफी डिस्टर्ब देश रहा है, हेंस द इलीगल इमिग्रेशन इनटू इंडिया। लेकिन 2021 के मिलिट्री कू के बाद से तो UNHCR, जो बाय द वे दुनिया भर के अलग अलग रेफ्यूजीज का काउंट रखती है और यूनाइटेड नेशंस का ही एक ब्रांच है, उनके एक ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ अकेले कू के बाद से ही इंडिया में करीब 22,000 म्यांमारीज इलीगली माइग्रेट होकर सेटल हुए हैं। 22,000 इज अ वेरी ह्यूज नंबर। वियॉन के एक दूसरे आर्टिकल के हिसाब से तो म्यांमार के चिन रीजन, जहाँ का कल्चर एथनिकली कुकीज से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है, वहाँ का लिटरली 12,000 की आबादी वाला एक पूरा का पूरा टाउन ये खाली हो चुका है। इनफैक्ट ये सिर्फ मणिपुर की स्थिति नहीं है, ये मिजोरम जैसे बाकी बॉर्डरिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हो रहा है। मिजोरम की एक पार्टी और राज्यसभा के MP के वानालाल वीना ने स्टेटमेंट दिया है कि उनके स्टेट में आज 60+ कैंप्स बने हैं, जहां 40,000 से भी ज्यादा इलीगल म्यांमारीज सेटल्ड है आज की डेट में। मिजोरम अगेन एक ऐसा स्टेट है जो एथनिकली कुकी या तो फिर डोमिनेटेड है या फिर उनका कल्चर कुकी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, एंड इसीलिए इनके कल्चर में कैमोफ्लेज होकर मिक्स हो जाना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। अब अगेन लाइक अ विशियस सर्कल, ये इलीगल इमिग्रेशन दूसरे प्रॉब्लम्स को ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि ये इमिग्रेंट्स रहेंगे कहाँ? ऑफ कोर्स हिली फॉरेस्ट में, जंगलों में, विच इन टर्न इंक्रीजेस डिफॉरेस्टेशन और डेमोग्राफिक चेंज, जो है मणिपुर वायलेंस का थर्ड रूट कॉज। डिफॉरेस्टेशन का इशू इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले तो ये सिंबलाइज करता है राइज इन इलीगल इमिग्रेशन को, एंड दूसरी बात, पॉपी कल्टीवेशन के लिए पेड़ों को काट कर समतल जमीन बनाने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए डिफॉरेस्टेशन का रेट बढ़ना यानी दोनों तरफ से रेड फ्लैग होता है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, इस इंटरनेशनल फॉरेस्ट कवर वॉचडॉग का डेटा और हमारा नेशनल हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट, ये दोनों ही कहता है कि साल 2001 से 2021 के बीच मणिपुर में टोटल 22% ट्री कवर यानी कि फॉरेस्ट एरिया का लॉस हुआ है,
मणिपुर के सीएम ने भी खुद इस बात को कंफर्म भी किया है कि म्यांमार के इमिग्रेंट्स पॉपी कल्टीवेशन के लिए फॉरेस्ट को भारी मात्रा में क्लियर करते जा रहे हैं। ये मुद्दा इनफैक्ट मणिपुर स्टेट असेंबली में एक लोकल पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के एमएलए के जॉय किशन ने भी उठाया था, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया था कि हिली एरियाज में पॉपुलेशन का ग्रोथ साल 1971 से लेकर 2001 तक सिर्फ 153.3% ही बढ़ा है, बट उसके बाद 2001 से 2011 के बीच अचानक से ये पॉपुलेशन 251% से इंक्रीज हुआ है। सिमिलर पैटर्न वैली में भी देखने को मिलता है। 1971 से 2001 तक 94.8% इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ है और फिर 2001 से 2011 के बीच सडनली 125% पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। द हिंदू की भी ये रिपोर्ट कहती है कि मणिपुर का पॉपुलेशन ग्रोथ इज वेरी अननेचुरल। सो देखो, ये कुछ इश्यूज है जो मणिपुर काफी टाइम से फेस करता आ रहा है। पॉपी कल्टीवेशन, इलीगल इमिग्रेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब तो मणिपुर में सालों से चलता आ रहा है। सो ये अभी 2021 के प्रोटेस्ट को कैसे ट्रिगर कर सकता है? वेल, प्रॉब्लम मणिपुर में ये हुई है कि इन्हीं इश्यूज को देखते हुए अभी हाल ही में मणिपुर स्टेट असेंबली ने पॉपुलेशन कमीशन और एनआरसी इंप्लीमेंट करने का एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। इस रेजोल्यूशन के बाद मणिपुर की गवर्नमेंट ने इलीगल इमिग्रेंट्स और उनके सेटलमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए साल 2019 में एक स्पेशल यूनिट भी बनाया था। इसके बाद उन्होंने लोकल से भी इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़वाने की मदद मांगी और उन्हें पहचानने के लिए बाद में उन्होंने एक हाउस टू हाउस सर्वे भी लॉन्च किया और फाइनली ग्रीन मणिपुर मिशन नाम से उन्होंने कैंपेन भी लॉन्च किया था, जिससे डिफॉरेस्टेड लैंड वापस से रिस्टोर किया जा सके। ऑल्सो 2017 से लेकर 2019 तक मणिपुर पुलिस ने इसी कैंपेन के तहत 2858 एकर्स और 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक सिर्फ एक साल में 1420 एकर्स ऑफ पॉपी प्लांटेशन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी किया था। नाउ इसी कैंपेन के अंडर पूरे मणिपुर इशू का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी इंप्लीमेंट किया जाने लगा, विच इज एविक्शन ऑफ इलीगल सेटलमेंट्स। बट हाँ, विद प्रॉपर लीगल नोटिस, अनलाइक जैसा नैरेटिव स्प्रेड किया जा रहा है। पिछले साल 18 मई के दिन मणिपुर के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ द्वारा करीब 10 इलीगल सेटलमेंट्स के विलेज चीफ्स को ये नोटिस भेजी गई थी, जिसमें उन विलेज चीफ्स को अपने विलेज के लैंड के लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने शो करने को कहा गया था। ऐसा ही सेम प्रोसेस हुआ था जो हमने इंट्रो में केस बात किया था 10 फरवरी के के सोंगजांग विलेज के एविक्शन के लिए। एक ऐसे ही शो कॉज नोटिस पिछले साल अगस्त 10 के दिन चुराचांदपुर खोपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो स्थित के सोंगजांग विलेज था उसके विलेज चीफ को भी दी गई थी, जहां फिर बाद में आगे जाके 20 फरवरी को एविक्शन का ड्राइव कंडक्ट हुआ था। यानी बेसिकली ये जितने भी एविक्शन ड्राइव्स कंडक्ट किए जा रहे हैं उनमें लीगली उन गांवों को प्रायर नोटिस दी जा रही है, अनलाइक जो इलीगल सेटलमेंट्स क्लेम कर रहे हैं। इनफैक्ट यही वजह है कि इवन जो नागा सिविल बॉडीज है जो शेड्यूल ट्राइब के मुद्दे पर तो सरकार के एकदम अगेंस्ट खड़ी है, वो भी इस इलीगल सेटलमेंट्स के एविक्शन में उन्हें फुल्ली सपोर्ट कर रही है। नाउ मणिपुर की सरकार ने के सोंगजांग विलेज को इलीगल मानकर उसे एविक्ट करने का डिसीजन इसीलिए लिया था क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये पूरा का पूरा विलेज 2021 से पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था। आप खुद भी गूगल अर्थ पर जाकर इसको वैलिडेट कर सकते हो। अब चलो बात करते हैं वन ऑफ दी मेजर ट्रिगरिंग पॉइंट्स के ऊपर कि के सोंगजांग विलेज का एविक्शन विदाउट नोटिस कैसे हो। सो जब 20 फरवरी के एविक्शन ड्राइव के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक्शन पर सवाल उठने लगे, तब उन्होंने भी अपनी तरफ से एक डिटेल क्लैरिफिकेशन दिया, साइटिंग प्रॉपर लॉज एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 3 से 4 मेजर पॉइंट्स है जिन्हें हर किसी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। के सोंगजांग विलेज जिस फॉरेस्ट में था, चुराचांदपुर खोपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसके एक्सटर्नल और इसमें मौजूद सभी छोटे मोटे सेटलमेंट्स के इंटरनल बाउंड्रीज 1966 में ही मणिपुर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैजेट इस सर्कुलर के जरिए सबके सामने रख दिए गए थे। और सिंस ये नोटिफिकेशन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का पार्ट था, इसी एक्ट का सेक्शन 30C कहता है कि अपने सेटलमेंट्स के बाउंड्रीज के बाहर कोई भी इंसान एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में माइनिंग, ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर ऐसे कोई भी फॉरेस्ट डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटी नहीं कंडक्ट कर सकता है। नाउ कॉन्ट्ररी टू दिस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, के सोंगजांग ये गांव 2021 में बना है, सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इट बिकम्स इलीगल। अब इस पे सोंगजांग के विलेज चीफ का जवाब था कि उनका गांव ओरिजिनली 1926 में ही ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए गए कुंगपी नाओसेन विलेज का एक पार्ट हुआ करता था, जो बस एक मेशेट या फिर बाइफर्केशन के तौर पे उस ओरिजिनल ग्रुप से सेपरेट हुआ था। बट इस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि सोंगजांग विलेज
कुंगपी नाओसेन का मशट है, बाइफरकेशन है, इसका कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं किया गया है। और अगर वो मेंशन होता तभी भी सुप्रीम कोर्ट के VPC नंबर 202 ऑफ 1995 इस ऑर्डर के तहत, सिंस वो 1966 नोटिफिकेशन के बाद बाइफरकेट हुआ था, तो वो एक नए एंक्रोच लैंड के तौर पे ही देखा जाएगा। फिर उस विलेज चीफ के द्वारा एक थर्ड आर्गुमेंट ये भी उठाया गया था कि मणिपुर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इस ऑर्डर नंबर में डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन कांगवाई में सोंगजांग गांव को भी इंक्लूड किया गया है। बट इस पर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट के 1994 में दिए गए ऑर्डर को कोट करते हुए कहा कि फॉरेस्ट एक्ट्स एंड रूल्स को वायलेट करने वाला कोई भी फैसला नल एंड वॉइड गिना जाएगा, क्योंकि पहले से ही एप्लीकेबल फॉरेस्ट लॉ को कोई दूसरा लॉ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हर तरह से सोंगजांग विलेज को इलीगली एंक्रोच लैंड साबित किया है, अब तक एटलीस्ट। लेकिन फिर भी चलो, अगर हम इस बात को भी डिबेटेबल कंसिडर करें, लेकिन तब भी कुछ चीजें सेंस नहीं बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, सोंगजांग के विलेज चीफ ने अपनी गांव को जिस कुंगपी नाओसेन विलेज का बाइफरकेशन बताया है, वो विलेज असल में कुंगपी नाओसेन की बाइफरकेशन बाउंड्री से 1.3 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी सस्पिशन के बेसिस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने के सोंगजांग विलेज के चीफ को पहले भी 10 अगस्त 2022 को ही शो कॉज नोटिस भेजी थी। फिर जब उसका रिप्लाई नहीं आया तो 30 जनवरी 2023 को दूसरी नोटिस भेजी गई, और फिर जाके 6 फरवरी को विलेज चीफ से कोई सैटिस्फैक्टरी प्रूफ नहीं मिलने की वजह से 10 फरवरी को फाइनली एविक्शन नोटिस देकर 10 दिन बाद उसके 20 फरवरी को एविक्शन ड्राइव कंडक्ट की गई। एंड इस केस में तो 1927 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जिस फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड घोषित किया गया, उसके बाउंड्रीज 1966 में सेट कर दिए गए थे कि कितने विलेजेस और कितने एरियाज तक वो सीमित है। सो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस ईयर 1966 के बाद उसमें कोई नया गांव भी नहीं बन सकता, ना कोई गांव बाइफरकेट होकर अलग हो सकता है, और ना ही कोई दूसरा कानून इन ओरिजिनली एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लॉज को वायलेट कर सकता है। यानी बेसिकली ये पूरा एविक्शन ड्राइव एक्चुअली लीगल था, उसने बस वायलेंट मोड इसीलिए ले लिया था क्योंकि फर्स्टली इस सोंगजांग गांव में एक चर्च भी था जिसका भी डेमोलिशन करवाया गया था, जिससे ये पूरे मुद्दे में रिलीजियस एंगल आ गया। एंड सेकेंडली, कोई भी ट्राइब, फिर चाहे वो कुकी हो, नागा हो, मैती हो, ये अपने डिमांड्स को एक दूसरे के साथ बैठकर नेगोशिएट करने के लिए ही रेडी नहीं थे, क्योंकि इस पूरे मणिपुर इशू में ना एक मेजर एंगल आ जाता है मणिपुर के मिलिटेंट ग्रुप्स का। देखो, बेसिकली कुकी, नागा, मैती, इन सब के मांगे अलग अलग है, एंड तीनों भी कम्युनिटीज ने अपनी अपनी मांगों को पूरी करने के लिए अलग अलग तरीकों का यूज किया है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। 1980s में बना सबसे पहला और सबसे बड़ा कुकी जोमी इंसर्जेंट ग्रुप कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO, जो बाय द वे मणिपुर म्यांमार बॉर्डर से ऑपरेट करता है, ये आए दिन मणिपुर को काट कर अपने लिए एक अलग कुकी लैंड की मांग करता रहता है। देन द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN, ये एक ऐसा नागा नेशनलिस्ट और सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट म्यांमार को कंबाइन करके अपने लिए एक इंडिपेंडेंट नागा स्टेट नागालैंड बनाना चाहता है, जिसमें बाय द वे मणिपुर के सदर हिल्स भी आते हैं। फिर 1964 से लेकर अब तक कई मैती इंसर्जेंट ग्रुप्स भी बने हैं। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF, पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक PREPAK और पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, जो चाइना द्वारा बैक्ड है और पूरे मणिपुर को ही इंडिया से अलग करना चाहती है। अब आप खुद ही सोचो, ऐसे ओवरलैपिंग डिमांड्स को साथ में कैसे फुलफिल किया जा सकता है। ऑब्वियसली ये लोग कभी भी एक टेबल पर आ ही नहीं पाएंगे। बस यही है करंट सिचुएशन का लीडिंग कॉज। ऊपर से काफी इंटरेस्टिंग सिस्टम यहाँ पर एक ऑपरेट करता है। एक प्रोमिनेंट थिंक टैंक विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन VIF, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के इलीगल इकोनॉमी पर एक रिसर्च की थी, अकॉर्डिंग टू विच मैती, कुकी और नागा, इन तीनों कम्युनिटीज के मिलिटेंट ग्रुप्स का अपना एक अलग ही टैक्सेशन सिस्टम चलता है मणिपुर में, जिससे ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस मणिपुर के लिटरली गवर्नमेंट ऑफिशियल से तक 25% टैक्स कलेक्ट करते हैं एज अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन टैक्स, कभी बाकी मिलिटेंट ग्रुप से बचाने के लिए, तो कभी पॉपी कल्टीवेटर्स के इकोसिस्टम को बचाने के लिए। सो चलो, नाउ दैट वी नो कि पूरा मुद्दा कितना कॉम्प्लिकेटेड है एंड ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, अब आगे क्या, इस मुद्दे को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, इसे सॉल्व करने के लिए मणिपुर यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर प्रेमानंदा सिंह जी के अनुसार मणिपुर में ही कुछ लॉन्ग टर्म एंड इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज अ लॉन्ग टर्म एक्शन उनका कहना है कि फर्स्टली मणिपुर में मैतीस हो, कुकीज हो, नागास हो, इन सभी ट्राइब्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए, फॉर विच पूरे इंडिया में करंटली लागू ऐसे जितने भी पॉलिसीज या फिर एक्ट्स है जो ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्ली रिव्यू करके या तो फिर हटाया जाए या तो फिर उन्हें अमेंड किया जाए अकॉर्डिंग टू करंट नीड्स। सेकेंडली, जैसा कि हमने देखा, मणिपुर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम म्यांमार से हो रहे इलीगल इमिग्रेशन का भी है। सो इस पर डॉक्टर सिंह का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द अपने लीगल एंड इलीगल सिटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए मणिपुर में एक रोबस्ट सिस्टम खड़ा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ चलो, ये तो लॉन्ग टर्म चीजें हैं,
हैं शॉर्ट टर्म्स एंड इमीडिएट एक्शनेबल्स क्या हो सकते हैं। सो इस पर डॉक्टर सिंह का कहना है कि सरकार को सभी मिलिटेंट्स, फिर चाहे वो किसी भी ट्राइब के हो, कुकी, नागा, मैती, उन पर एक हेवी क्रैकडाउन करना चाहिए ताकि सबसे पहले इस झगड़े से वेपन्स और आर्म्स बाहर निकले। अदरवाइज टेम्पररीली सबको शांत करना मतलब सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज करना जैसा हो जाएगा। खैर, एक और प्रोमिनेंट इंडियन डिफेंस थिंक टैंक MPIDSA, जिसे बाय द वे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद फंड भी करती है, उनका कहना है कि मणिपुर में मेजर प्रॉब्लम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का है। उनके अनुसार मणिपुर में 1993 से 2012 के बीच अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ की तादाद 2.28 लाख से बढ़कर 7.14 लाख तक बढ़ चुकी है एंड आज तक ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे दो मेजर रीजंस है। पहला, मणिपुर में प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा कमी है और दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो पॉसिबली ये मणिपुरी यूथ को एंकरेज करेगा कि वो मिलिटेंसी और नार्कोटिक एक्टिविटीज को छोड़ के मेन स्ट्रीम और लीगल जॉब्स में अपने आप को एनरोल करे। देन ये सब के अलावा कुछ ऐसे सोल्यूशंस भी है जो मेरे हिसाब से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वहाँ की जनता मणिपुर की पुलिस, वहाँ की आर्मी, कोई भी फोर्सेज या कोई भी लीगल सिस्टम को ट्रस्ट नहीं कर रही है। सो टू टैकल दिस हमारा ये मानना है कि सारे स्टेक होल्डर्स, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सारे ट्राइबल ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हो, इन सबको एक साथ मिलाकर एक ऐसी पीस कमेटी एस्टैब्लिश करनी चाहिए जिसका सुप्रीम मीडिएटर सभी कम्युनिटीज द्वारा ट्रस्टेड हो। देखो, रिलीजियस इशू जो इस पूरे मुद्दे में काफ़ी ज़्यादा उछल के आ रहा है, वो एक्चुअली काफ़ी कम लोग जानते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट इस पूरे इशू में नहीं है। मैती ट्राइब्स में भी बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं। इनफैक्ट मैतीज खुद ये कह रहे हैं कि हमें क्रिश्चियनिटी से प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मणिपुर में सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को अपनाने वाले खुद मैतीज ही थे, तो इसीलिए उनके हिसाब से ये पूरा झगड़ा रिलीजन को लेकर नहीं है। बट अगर NRC इंप्लीमेंट हो तो चाहे वो इलीगल नागा हो, इलीगल मैतीज हो, इलीगल कुकीज हो, सबको पकड़ा जाए और उन्हें एविक्ट किया जाए देश से। नाउ वैसे तो इस पूरे इशू में एक और एक मेजर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हु आर द ओरिजिनल मणिपुरीज। अब वैसे तो इसमें मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी ट्राइब सफिशिएंट टाइम से इंडिया में रह रहा है एंड वो इंडियनाइज हो चुका है तो अल्टीमेटली वो इंडियन ही है। बट स्टिल इस पूरे इशू को समझने में एक हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए हमने हमारे दूसरे वीडियो में मणिपुर के पूरे हिस्ट्री को डिटेल में कवर कर रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। इसके अलावा आई थिंक ऑनेस्टली इस पूरे मणिपुर इशू में इतना सारा मिसअंडरस्टैंडिंग, इतना सारा मिसकम्युनिकेशन है। हम खुद जब इस पर रिसर्च कर रहे थे हर दिन कुछ नई बात आ रही थी एंड बहुत ज्यादा रिलीजन के बेसिस पे, ट्राइब्स के बेसिस पे इस इशू को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसका रूट कॉज एक्चुअली में कुछ और ही है, जैसे आपने देखा, एंड आई डोंट थिंक काफी ज्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं। इसीलिए प्लीज आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना, इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। मिलते हैं अगले टाइम। जय हिंद।